हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि के विकास के सिद्धांत। आज हम जानेंगे अभिवृद्धि के विकास के सिद्धांत किसे कहते हैं और ये सिद्धांत क्या क्या होते हैं, और अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत इस प्रकार दिए हुए हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया जो है उसकी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और उस समय तक चलती रहती है जब तक वह प्रौढ़ा अवस्था में नहीं पहुंच जाता। जैसे कि मुनरो ने कहा है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। अब विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, नई विशिष्टताएं प्रकट होती हैं और बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, कैसे कैसे चलती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिन्हें विकास के सिद्धांत कहा जाता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से दिए गए हैं। पहला विकास का सिद्धांत यह है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, और यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती। ये बिल्कुल बात सही है कि जो विकास की गति है वो बिल्कुल भी समान नहीं रहती है। वो कभी धीरे होती है तो कभी तेज हो जाती है, कभी जल्दी समझ में आ जाता है और कभी टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में। यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा तक पहुंचने से पूर्व कभी नहीं रुकती। ये सीखने की अवस्था होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। बालक में शारीरिक मानसिक गुण एकाएक विकसित हो जाते हैं। ये क्या है, धीरे धीरे बच्चे समझने लगते हैं चीज़ों को। उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं होता। इसकी जो है नींव बालक में जन्म से ही पड़ जाती है कि जन्म से बच्चा सीखना शुरू करता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था तक इतना कुछ समझ चुका होता है कि वो अपने आप भी कुछ चीज़ें अंदाज़ा लगा सकता है और कुछ चीज़ें समझ सकता है अपने आप बिना किसी के बताए। दूसरा है इसका समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव जाति के बालकों के विकास का प्रतिमान संपूर्ण संसार में एक ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, और बालक चाहे भारत में पैदा हुआ हो या अमेरिका में या यूरोप में, उसका शारीरिक मानसिक भाषा गति और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। कि सभी बच्चे क्या है, छोटे से बड़े होते हैं, सभी बच्चों में सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है, तो ये चीज़ें समान होती हैं। इसका तीसरा सिद्धांत यह है कि विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। बालक का विकास एक विशिष्ट क्रम में चलता है और गति विकास में सर्वप्रथम बालक बैठना सीखता है और फिर खड़ा होना सीखता है और उसके बाद चलना सीखता है। इस प्रकार अपने शारीरिक विकास में सर्वप्रथम वह अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। देखते होंगे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपने सर को सीधा रखना सीखते हैं, फिर सने सने धीरे धीरे ऊपर से नीचे के क्रम में अन्य अवयवों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो अपने हाथ को स्थिर रखना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। इस तरह से सबसे पहले बालक के सामने वाले दांत आते हैं और उसके बाद बगल वाले दांत आते हैं। इस प्रकार बालक की भाषा, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास में भी एक विशिष्ट क्रम होता है कि बच्चा पहले क्या है, अक्षरों को सीखता है, बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर उन अक्षरों की पहचान करता है। इस तरह से विकास होता है इनका। चौथा सिद्धांत यह है कि सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बालक का विकास जो है सामान्य प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर रहता है। पहले सामान्य चीज़ें सीखेगा जो उसके डेली बेस में आती है और फिर उसके बाद विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम वह सामान्य प्रतिक्रिया ही दिखला पाता है। नवजात शिशु किसी कारण उत्तेजित होने पर संपूर्ण शरीर को हिलाता है, जैसे कि चिड़चिड़ा होता है तब भी। इसी प्रकार सर्वप्रथम शिशु अपने पूरे हाथ को सामान्य रूप से उठाता है, उसके बाद ही वह हाथ संबंधी कोई विशिष्ट गति दिखला पाता है। तो पहले उसका कंट्रोल नहीं होता है अपने हाथों पर, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। तो भाषा में बालक सर्वप्रथम निरर्थक ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालता है, आवाज़ें निकालता है, और उसके बाद ही वह कुछ सार्थक शब्दों को स्पष्ट उच्चारित करने में समर्थ हो पाता है। देखो कुछ बच्चे देखो बा
आ हा हा ऐसे छोटे छोटे अक्षर बोलते हैं। उसके बाद जो है वो पूरे अक्षरों को बोलना शुरू करते हैं। प्रारंभ में रोते समय बालक जो है संपूर्ण शरीर हिलाता है चिड़चिड़ाहट से, लेकिन कुछ बड़ा होने पर वो आँख और मुंह का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे से क्या है कि क्रोध, पीड़ा, ईर्ष्या, हर्ष मतलब कि खुशी, अब विभिन्न भावों को प्रकट करने के ढंगों को भी सीख लेता है और उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से विकास होता है। पांचवा सिद्धांत यह है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी अंगों का जो विकास है समान गति से ना होकर किशोरावस्था में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, कि धीरे धीरे से अलग अलग तरह से सब बच्चों में विकास हो रहा है, लेकिन एक तरीका एक ही होता है कि छोटे से बड़ा हो रहा है, फिर ये सीख रहा है, फिर ये सीख रहा है। मस्तिष्क अपना अधिकतम तोल लगभग 6ठे वर्ष में पा लेता है, यद्यपि उसका सुसंगठन बाद में भी चलता रहता है। खेल संबंधी रुचियाँ बाल्यावस्था में जो है विषमलिंगीय रुचियाँ और किशोरावस्था में चरम सीमा पर हो जाती हैं। और बाल्यावस्था में रचनात्मक कल्पनाएं बड़ी तेजी से विकसित होती है। वो कहानियाँ किस्से सुनाना शुरू कर देता है, अपनी बातें बोलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न अंगों का भी विकास जो है विभिन्न गति से होता है, मतलब अलग अलग गति से ही होता है। छठा सिद्धांत यहाँ पे बताया है कि सह संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है विकास की दृष्टि से बालक के अधिकांश गुणों में जो है सह संबंध पाया जाता है, कि वह अनुसार जो है ढालने लगता है अपने आप को। जो बालक विकास में एक गुण के विकास में तीव्र होता है तो वह दूसरे गुण के विकास में तीव्र होता है, और जो एक गुण के मंद होता है, एक गुण के लिए मंद होता है, वह दूसरे गुण के लिए भी मंद ही होगा। जिस बालक का बौद्धिक विकास सामान्य से ऊंचा होता है वह आकार, लंबाई, सामाजिक ऊंचाई के विकास में भी उत्कृष्ट कोटि का होता है। वो अच्छे से सीखता है, अच्छे से उसकी लंबाई बढ़ती है। कुछ बच्चों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है और कुछ बच्चों की बिल्कुल डल होती है, बहुत से खाना पीना नहीं खाते ठीक से, या फिर उनमें कोई और कमियां होती हैं तो इस वजह से वो नहीं बढ़ते हैं ठीक तरीके। तो ऐसे बच्चों की जो है विकास उत्कृष्ट कोटि का होता है, अच्छी कोटि का होता है। जिस बालक का बौद्धिक विकास सामान्य से नीचा होता है वह विकास के अन्य क्षेत्रों में भी प्राय सामान्य से नीचे होते हैं। उनकी सीखने की गति धीमी होगी, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, उनमें विकास धीरे होगा। इस प्रकार सभी विकास सहगामी है। सातवां सिद्धांत ये दिया है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार जो है बालक सर्वप्रथम एक पूरे विभिन्न अंग को तथा बाद में उस अंग के भागों को चलाना सीखता है, तथा सबसे बाद में वह शरीर के एक अंग के विभिन्न भागों का एकीकरण करना सीख लेता है। तो पहले क्या है, सिर्फ उंगलियां चलाई, फिर पूरा हाथ चलाए, फिर हाथ पे कंट्रोल किया कि किस तरह से, इस तरह से सीखता है। बालक के मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास संबंध परस्पर संबंध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात मानसिक विकास का प्रभाव शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है, और इस प्रकार शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास बालक के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पे कुप्पुस्वामी ने बताया है कि विकास में संपूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से संपूर्ण की ओर गति अंतर्निहित रहती है, और विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सहजता को संभव बनाता है। यहाँ पे आठवां सिद्धांत बताया गया है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे कि स्किनर ने बताया है कि स्पष्ट हो चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भी यह सिद्ध हो चुका है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित तथा अशक्तिहीन बना सकते हैं। जैसे कि बच्चा शुरुआत से बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या उसको खाना ठीक से नहीं मिलता, या उसका वातावरण ठीक नहीं होता, वो भी पीछे रह जाते हैं। वंशानुक्रम में अर्जित विशेषताओं तथा वातावरण जन्य विशेषताओं के योग से ही बालक के विकास की जो है मात्रा, स्वरूप आदि को निर्धारित किया जाता है कि बच्चा क्या सीख सकता है। नौवां सिद्धांत यह है कि अवांछित व्यवहार के स्वतः दूर हो जाने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है अपने विकास के प्रत्येक
अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक कुछ अवांछित व्यवहार करते दिखलाई पड़ते हैं, कुछ अलग तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन विकास की उस अवस्था के समाप्त होने पर व्यवहार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से स्टार्ट करते हैं सीखना, लेकिन दूसरे बच्चों को देखते ही बहुत से बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत कम सीख पाते हैं, और जैसे ही वो लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनसे एक्टिविटी देख देख कर सीखना बहुत जल्दी प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में जो अवांछित व्यवहार है वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक बड़े शरारती दिखाई देते हैं। वे उछल कूद करेंगे, कभी कहीं से कूदेंगे, कभी कुछ काम करेंगे। वे आपस में खूब झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं। वस्तुतः बालकों में ये जो शरारतीपन है उनके शारीरिक विकास की द्रुत गति के परिणाम स्वरूप होता है, और कुछ समय पश्चात यह शरारतीपन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, उनको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये गलती हो जाएगी या दूसरे को चोट पहुँचेगी, तो वो अपने आप ही सही हो जाते हैं। बहुत से बालक बाल्यावस्था में अपने शरीर और कपड़ों को बहुत शीघ्र ही गंदा कर डालते हैं और शारीरिक स्वच्छता के प्रति बड़े लापरवाह होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में वही बालक अपने शारीरिक सौंदर्य और कपड़ों की स्वच्छता की ओर बड़े जागरूक रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने पैर के जूते भी इतने संभाल के रखते हैं कि वो कीचड़ में ना सन जाए, या फिर अपने वो जो कपड़े हैं उन पर धूल तो नहीं चढ़ गई। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बस लेट जाना है, कोई जरा सी बात हुई नहीं कि लेट जाना है, तो वो अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें समझदारी आती चली जाती है। 10वां सिद्धांत यह है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये तो आपको पता ही है, प्रत्येक प्राणी अलग अलग तरह से होते हैं, और प्रत्येक बालक के विकास का अपना निजी स्वरूप होता है कि सब में विकास अलग अलग तरह से ही देखा जाता है। एक ही आयु के दो बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास और मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास में स्पष्ट रूप से विभिन्नताएं दिखलाई देती हैं, क्योंकि क्या है, उनमें अलग अलग तरह की विभिन्नता होगी। कोई जल्दी बड़ा लंबा हो जाएगा, कोई थोड़ी देर से लंबाई बढ़ेगी किसी की, कोई बहुत मोटा है, कोई बच्चा थोड़ा पतला है, इस तरह से। और उनकी संवेगात्मक विकास भी अलग होगा, शारीरिक विकास भी अलग होगा, मानसिक विकास भी अलग होगा। कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ बच्चे आंसर फटाफट से दे देते हैं, कुछ सोचते रहते हैं कि मैं दूँ या नहीं दूँ, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, मैं आंसर बताऊँ या नहीं बताऊँ, इस तरह से। तो बालक या बालिका के विकास के हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण वह अन्य बालक और बालिका से भिन्न होते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न बालकों के शारीरिक विकास का ग्राफ तैयार किया। ये निष्कर्ष निकाला है कि सब बच्चों का जो विकास है वो दिशा एक सी सामान्य नहीं रहती है, परंतु उनके विकास की जो गति है वो भिन्न रहती है। दिशा मतलब कि बढ़ना, ये तो एक दिशा है, तो बच्चे बढ़ेंगे सब, लेकिन उनकी गति अलग अलग होगी। बालक के विकास के उपयुक्त सिद्धांत का ज्ञान माता पिता शिक्षकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सिद्धांतों के ज्ञान से माता पिता और शिक्षकों के लिए बालकों की आवश्यक प्रेरणा देना संभव हो सकेगा और शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी हो सकेगी। आइए अब जानते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारण ये ग्रंथियों का स्राव। बालक बालिकाओं के शारीरिक मानसिक विकास पर ग्रंथियों के स्राव का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गले में थायराइड हो जाता है, ग्रंथि के पास पैराथायराइड, ग्रंथियों द्वारा रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण होना। इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है। शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के लिए जो है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथियों से निकलता है, आवश्यक हो जाता है, और इसकी कमी से बालक मूढ़ हो जाता है, पागल हो जाता है। और इसी प्रकार यदि छाती की ग्रीवा ग्रंथि तथा मस्तिष्क की शीघ्र ग्रंथि अधिक सक्रिय हो तो बालक का जो है सामान्य विकास रुक जाएगा, और वह शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से जो है दृष्टियों से बाद में भी बच्चों जैसी हरकतें करेगा। जैसे वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी ही रहेंगी। लैंगिक ग्रंथियों की न्यूनता से किशोरावस्था देर से आएगी, और इनके अधिक सक्रिय होने से लैंगिक विकास जल्दी होगा।
अब दूसरा ये है कि पोषण, एक कारक पोषण भी है, और बालक बालिकाओं के समुचित विकास के लिए पौष्टिक संतुलित आहार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और पौष्टिक और संतुलित आहार अभिप्राय जैसे भोजन में जैसे जिनमें विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ऐसे तत्व हों जो शरीर और मस्तिष्क दोनों के संतुलित विकास में जो है सहायक होते हैं। तो सभी तरह के प्रोटीन्स उसमें होने चाहिए। और स्राव में जो है बालक का विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाता है, जैसे कि कमजोर दांत हो, त्वचा संबंधी रोग आदि कारण बाल्यावस्था में दोषपूर्ण आहार ही है। अगर खाना ठीक नहीं होगा तो बच्चा जो है शारीरिक रोगों से भी ग्रस्त रहेगा, दांत कमजोर हो जाएंगे और क्या उसमें खून की कमी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तीसरा कारण है आपका कि शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। छोटी आयु के बालकों के लिए शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। यदि बालकों का शुद्ध वायु और प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो उनका शरीर अक्षम हो जाएगा। क्यों कहते हैं ना बच्चों को धूप में लिटाना चाहिए, धूप में मालिश करनी चाहिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि धूप से क्या है, विटामिन डी मिलता है बच्चों को। परिश्रम करने की शक्ति कम हो जाएगी और वे और ठीकने रह जाएंगे, मतलब उनकी लंबाई ठीक से नहीं बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे फोर्थ कारण ये है कि रोग और चोट रोग और चोट भी बालक बालिकाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि माता से गर्भकाल में धूम्रपान औषधि के रूप में टॉक्सिन लेती रही हैं तो उनका प्रभाव भी गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। विषैले रोग जैसे कि आंत ज्वर आदि और गंभीर चोटें जैसे सिर की चोट हो गई आदि बालक के शारीरिक विकास को जो है प्रभावित करती हैं, इनका भी असर पड़ता है। पांचवा है लिंग भेद बालक बालिकाओं के विकास को बहुत प्रभावित करता है। जन्म के समय बालक बालिकाओं को कुछ बड़े होते हैं, लेकिन बाद में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा जो है जल्दी बढ़ते हैं। ये बात तो सबको पता है कि लड़कियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं। किशोरावस्था में बालकों की तुलना में बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। वे जल्दी ही परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं और मानसिक विकास में भी बालकों का जो है विकास बालकों की अपेक्षा आगे होता है, बहुत जल्दी होता है। छठा पॉइंट है इसका बुद्धि, ये भी एक कारक है। बालक बालिकाओं में विकास में जो है बुद्धि का अत्यधिक महत्व है। तीव्र बुद्धि वाले तीव्र गति से और सामान्य बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास जो है सामान्य गति से होता है और मंद बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास धीमी गति से होता है। जैसे कि टर्मन ने बताया है कि बालकों की वृद्धि उनका चलना फिरना और बोलना सीखने के संबंध में कई परीक्षण भी किए गए हैं। इन अध्ययनों के अनुसार जो है कुशाग्र बुद्धि वाले बालक 13 महीने की आयु में और सामान्य बुद्धि वाले बालक 14 माह की आयु में और मंद बुद्धि वाले बालक जो है 22 माह की आयु में और मूढ़ बुद्धि वाले बालक 30 माह की आयु में चलना सीखते हैं। इसी प्रकार कुशाग्र बुद्धि वाले 11वें माह में और सामान्य बुद्धि वाले 16 माह में और मंद बुद्धि वाले बच्चे 34वें माह में और मूढ़ बुद्धि वाले बालक 51वें माह में बोलना सीखते हैं। तो ये आपको याद रख लेना होगा। सातवां पॉइंट ये है कि प्रजाति कारक भी बालक बालिकाओं की अभिवृद्धि और विकास में प्रभाव डालते हैं। जैसे कि युंग ने यहाँ पे बताया है परीक्षण करके कि उनके आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रजातीय प्रभाव बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास यूरोप के बालिकाओं की अपेक्षा जल्दी होता है और निग्रो बालक शेष बालकों की तुलना में 80% परिपक्वता शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, बहुत जल्दी बड़े लगने लगते हैं। आठवां पॉइंट ये है कि परिवार में बालक या बालिका की स्थिति भी उसके विकास को प्रभावित करती है। पहले बालक की अपेक्षा दूसरे, तीसरे, चौथे बालक का विकास अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है क्योंकि दूसरे बच्चे उसको देखकर सीख रहे होते हैं और पहला बच्चे के लिए कोई सीखने के लिए कोई प्रेरक था ही नहीं, इसलिए क्योंकि छोटे बालक अपने बड़े भाई बहनों का अनुकरण करते हैं, उन्हें देख देख कर सीखते हैं, उनकी जो है नकल उतारते हैं। सीखने में भी छोटे बालक और अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। परिवार में सबसे बड़े या सबसे छोटे बालक को अत्यधिक प्यार मिलता है जिसका प्रभाव भी उसके विकास पर
पड़ता है। देखते हैं, सबसे पहला बच्चा होता है कि ढोल धमाके बजते हैं या फिर तीज त्योहार जैसे मनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए फिर ऐसा नहीं होता है हर बार। नौवां प्रभाव है संस्कृति। बालक बालिकाओं के विकास पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि स्वामी दयानंद, महर्षि अरबिंदो और लोकमान्य तिलक या डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि देश और समाज का संस्कृति बालक के विकास को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आध्यात्मिकता है और पाश्चात्य संस्कृति की विशेषता उसकी भौतिकता है। हम आध्यात्मिकता को भौतिकता से श्रेष्ठ समझते हैं। किसको? आध्यात्मिकता को जो है भौतिकता से श्रेष्ठ समझा जाता है और उस पर गर्व करते हैं। महर्षि अरबिंदो ने कहा है कि पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर जो है भारत जब फिर अपनी सांस्कृतिक विशेषता को अपनाने लगेगा तभी वह संसार का नेतृत्व कर पाएगा। और डेनिस ने कहा है कि शैशवावस्था की सार्वभौम है और संस्कृति उसमें भिन्नता उत्पन्न करती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पॉइंट अच्छे लगे हो या फिर अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।